Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। इससे पहले मैं आपके साथ सिलेबस एग्जाम पैटर्न विच इज़ बेस्ड ऑन पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके अलावा यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। Now, without wasting more time, let's start with our topic. So, question number 5, discuss in detail the causes and impact of French Revolution of 1789. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। The kingdom of France in the early modern period was under the government of monarchy. So, अगर हम फ्रांस कंट्री की बात करें, पहले के टाइम में इस कंट्री में गवर्नमेंट किस तरीके की थी? मोनार्की, यानी कि किंग और क्वीन का सिस्टम था। सारी पावर जो है मोनार्क के पास रहेगी। इट हैड ऑलरेडी रीच द एपिटोम ऑफ एब्सोल्यूटिज्म इन द रिगेन ऑफ लुइस 14 हु कॉल्ड हिमसेल्फ द सन किंग। अब यहाँ पर जो मोनार्क होते हैं जो उस टाइम पर थे लुइस 14, वो अपनी पावर का 100% इस्तेमाल करते हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, यानी एब्सोल्यूट पावर का अपना इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि वो सन किंग है, यानी गॉड ने उन्हें भेजा है लोगों पर रूल करने के लिए। टाइम का जो रिगेन था लुइस 14 का, वो एपिटोम ऑफ एब्सोल्यूटिज्म था, यानी किंग के ऊपर कोई भी नहीं है, किंग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं किसी भी वक्त। लुइस 16 was the last king of the France preceding the French Revolution of 1789 और लुइस 16 फ्रांस के आखिरी किंग है जिनके खिलाफ जो है वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस में क्रांति होती है 1789 में। ही वॉज अ ग्रैंडसन ऑफ लुइस 15, वो लुइस 15 के ग्रैंडसन थे। लुइस लैक द मैच्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसेसिवनेस दैट वाज रिक्वायर्ड टू रिफॉर्म द फ्रांस गवर्नमेंट। अब जो लुइस 16 थे जिनके खिलाफ वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं थे, दूर की सोच रखने वाले पर्सन नहीं थे, ना ही उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि वक्त रहते फ्रांस गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या रिफॉर्म्स लेके आने हैं सो दैट लोग उनके खिलाफ रिवोल्ट ना करें। नेक्स्ट हेडिंग है कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि क्या कारण थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। सबसे पहला है पॉलिटिकल कॉजेस, यानी कि राजनीतिक तौर पर जो कारण रहे हैं। इसका फर्स्ट सब पॉइंट है आपका द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन राइट। द हेड ऑफ द स्टेट इन द ओल्ड रिजीम वॉज अ किंग। तो पहले के टाइम में, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, फ्रांस कंट्री में मोनार्की सिस्टम था, यानी किंग और क्वीन सिस्टम था, जिसके अंदर किंग के पास एब्सोल्यूट पावर थी। ही क्लेम टू रूल बाय द विल ऑफ द गॉड, कि किंग उस टाइम पे बोलते थे कि मुझे गॉड ने चुना है इस एरिया पे रूल करने के लिए, तो मेरे पास डिवाइन पावर्स हैं। नॉट एट ऑल बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, कि मैं यहाँ पर लोगों की सहमति से नहीं हूँ, मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं गॉड को रिस्पॉन्सिबल हूँ। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल नो वन बट गॉड। ही वॉज एन एब्सोल्यूट मोनार्क, यानी कि 100% पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं। किंग से ऊपर फ्रांस के अंदर उस टाइम पर कोई भी नहीं था। द किंग मेड द लॉज, लीव द टैक्सेस एंड स्पेंड देम एज ही सॉ फिट। तो किंग उस टाइम पर कोई भी कानून बना सकते हैं, टैक्सेस जो है वो लगा सकते हैं लोगों पर, और उस पैसे को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे उनकी विश होगी। इस चीज़ में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था। सेकंड पॉइंट है पॉलिटिकल इनएफिशिएंसी, एनॉर्मस गल्फ हैड डेवलप्ड बिटवीन द किंग एंड पीपल। तो जो गैप था किंग और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था, क्योंकि कभी भी किंग का इंटरेक्शन लोगों के साथ नहीं होता था। ही वॉज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग द डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तरीके से उनकी कंट्री में रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोगों का क्या इंटरेस्ट है उस चीज़ को लेके जो है वहाँ पर किंग का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने पैलेस में, वर्सेल में रहते थे, उनको बहुत कम पता था लोगों के इंटरेस्ट के बारे में, और वो बहुत केयर करते थे कि किंगडम में हो क्या रहा है। द किंग वॉज असिस्टेड बाय द 5 काउंसिल। किंग के मेन 5 काउंसिल्स थे, कानून बनाते वक्त उन्हें असिस्ट करते थे, ऑर्डर्स देते थे, और जिस भी तरीके से स्टेट के अंदर बिजनेस चल रहा है, टैक्स जो चल रहा है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें 5 काउंसिल्स जो थे वो मैनेज करते थे। उसके अलावा जो उनकी किंगडम है उसको 36 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ था, यानी पूरे फ्रांस को 36 पार्ट्स में डिवाइड किया। हर एक पार्ट में एक इंटेंडेंट होता था, और ये सारे के सारे 36 इंटेंडेंट टायरेंट्स थे, यानी लोगों के भले के लिए काम नहीं कर रहे थे, अपने बेनिफिट के लिए वहाँ पर लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ जुडिशियल सिस्टम। लीगल सिस्टम इन फ्रांस वॉज फुल ऑफ कन्फ्यूजन। जिस तरीके से लोगों को इंसाफ दिया जाता था वो सिस्टम बहुत ही कन्फ्यूजिंग था। देयर वॉज नो यूनिफॉर्म लॉ, कोई भी एक कानून नहीं था जो पूरी कंट्री में फॉलो हो रहा था। डिफरेंट लॉज वर इन्फोर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में
जो कानून बनाए गए थे वो काफ़ी डिफरेंट थे। वॉज फ्रीक्वेंट ओवरलैपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड देयर वॉज नो जनरल कोर्ट ऑफ अपील। जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी डिस्कस किया कि पूरे फ्रांस को 36 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, तो उसी तरीके से कोर्ट्स वहाँ पर बनाए गए थे। बट कौन से कोर्ट की कहाँ तक जुरिस्डिक्शन है, यानी उनके बनाए हुए कानून कहाँ तक जाएंगे, इसके लिए कोई क्लियर कट जो था वो प्रोविज़न नहीं था, जिसकी वजह से बार बार कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि दो कोर्ट्स ने डिसीजन दिया और वो ओवरलैप करता था, और जो कानून होते थे वो भी काफ़ी डिफरेंट रहते थे अलग अलग एरियाज़ में। और अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है कोर्ट के डिसीजन से, तो वो उसको अपील कर हायर कोर्ट में भी नहीं ले जा सकता था। अ पर्सन माइट बी थ्रो इनटू प्रिजन बाय द रॉयल ऑर्डर, यानी कि किंग के पैलेस से अगर कोई ऑर्डर आया किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो बिना किसी ट्रायल के उस पर्सन को जेल में डाल दिया जाएगा। एंड दीज लेटर्स वर मिसयूज्ड बाय द इन्फ्लुएंशियल पर्सन। भी उस टाइम पर रॉयल किंग के पर्सन्स थे, यानी कि जो 5 काउंसिल्स थे, उसके अलावा 36 डिविजन्स के इंटेंडेंट थे, वो सारे इस पावर का इस्तेमाल करते थे ताकि वो इनोसेंट लोगों को जो है अपनी बात मनवा सके, उनसे उन्हें डरा सके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जुडिशियल सिस्टम था वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे फ्रांस में। फोर्थ पॉइंट है अनइक्वल टैक्सेशन। नोबिलिटी एंड क्लर्गी हु पोजेस्ड मोस्ट ऑफ द वेल्थ बट प्रैक्टिकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। अब फ्रांस के अंदर उस टाइम पे 3 मेन क्लासेस हमें देखने को मिलती है। सबसे नीचे पीसेंट क्लास, उसके ऊपर नोबिलिटी, और नोबिलिटी के ऊपर क्लर्गी। तो ये 3 मेन क्लासेस थे उस टाइम पर फ्रांस में। और नोबिलिटी और क्लर्गी पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, सारे टैक्सेस पीसेंट्स पे लगते थे। दे ओन्ड अबाउट 3/5 ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। तो हम ये कह सकते हैं सारी जो प्रॉपर्टी थी उस टाइम पर किसके हाथ में रहती थी, नोबल्स और क्लर्गी के पास, और फिर भी वो कोई टैक्स नहीं देते थे सरकार को। जो भी टैक्स लगता था वो सारा का सारा पीसेंट्स पे लगाया जाता था, और पीसेंट्स के पास खुद का कितना प्रोड्यूस रहता था, सिर्फ 20%। बाकी 80% वो एज अ टैक्स जो था, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, वो सरकार को सबमिट कर देते थे। दे एक्सपीरियंस अनटोल्ड सफरिंग एंड अनस्पीकेबल डेंजर्स। तो जो भी उस टाइम पे वो सफ़र कर रहे थे, जो भी उनके डेंजर्स थे, उनकी कोई ना बात होती थी और ना ही उन्हें कोई वेलफेयर जो है प्रोग्राम उनके लिए लाया जाता था, उन्हें जस्ट एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। आपका 5th पॉइंट है वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। इंग्लैंड हैड 13 कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड फुली एक्सप्लॉइटेड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट। इंग्लैंड की 13 कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में, और उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ताकि उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल कर इंग्लैंड कंट्री को बेनिफिट मिल सके। After the 7-year war, when French dangers in Canada was removed, these colonies decided to assert their right with the slogan नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो अमेरिकन कंट्री है वहाँ पर 7-year वॉर होती है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ताकि ये देखा जाए कि वॉर के बाद किसका कंट्रोल रहने वाला है अमेरिका पे। उस वॉर के अंदर फ्रांस कंट्री हार जाती है, और जो इंग्लैंड है वो अपना कंट्रोल कैप्चर कर लेते हैं कनाडा वाले एरिया में भी। तो जैसे ही फ्रांस कंट्री वहाँ से चली जाती है, तो लोगों के पास सिर्फ एक ही कंट्री रहती है जिनके साथ उन्हें जो है डील करना है। वो कौन सी थी? इंग्लैंड। तो जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने स्लोगन रेस किया कि हम तब तक आपको टैक्स नहीं देंगे जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, यानी कि जब आप पॉलिसी बनाओगे, कोई एक्ट बनाओगे, हमें भी उसका पार्ट बनाओ, हम भी उस डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेंगे। तो अमेरिकन लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी इंग्लैंड के खिलाफ, यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो यहाँ से जो अमेरिकन वॉर होती है कि जिसमें अमेरिकन लोगों ने आवाज़ उठाई, अपनी कंट्री को फ्री करवाया ब्रिटिशर्स के रूल से, तो वैसे ही उसके बाद जो फ्रांस के लोग हैं उनको भी लगता है कि अगर अमेरिकन लोग जो हैं अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी कंट्री को फ्री करवा सकते हैं ब्रिटिश रूल से, तो वो अपनी कंट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों नहीं ला सकते, वो अपनी कंट्री से मोनार्क को जो है वो क्यों नहीं हटा सकते। तो ये हम कह सकते हैं कि जो अमेरिकन वॉर थी इंडिपेंडेंस की, उसने इंस्पायर किया फ्रांस के लोगों को ताकि वो लोग भी फ्रेंच रेवोल्यूशन करें और अपने लिए आवाज़ उठाएं। नेक्स्ट आपका मेन हेडिंग है सोशल कॉजेस, यानी कि सामाजिक कारण क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। पहला आपका रीज़न है सोशल इनइक्वालिटी। उसका फर्स्ट सब पॉइंट है फर्स्ट स्टेट और द क्लर्गी। फर्स्ट स्टेट वॉज मेड अप ऑफ क्लर्गी विच वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस। तो पहली स्टेट यानी पहली क्लास वहाँ पे कौन सी थी? क्लर्गी, जो फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड थी। हायर क्लर्गी यानी कि जो हायर क्लर्गी में आएगी वो कौन थे? बिशॉप्स, और उसके अलावा एबॉट्स रूल्ड द चर्च इन फ्रांस। तो चर्च के लोग जो थे, जो चर्च को कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग हायर क्लर्गी में आएंगे। दे हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द गवर्नमेंट, और वो लोग जो है बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करते थे गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में। दे इन्जॉय द ग्रेट वेल्थ ऑफ चर्च। जो भी चर्च का टैक्स रहेगा, जो भी उनके पास पैसा रहेगा, उससे रिलेटेड उनके पास स्पेशल राइट्स थे, वो कोई भी डिसीजन ले सकते थे। द क्लर्गी वर एक्सेप्टेड फ्रॉम टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। क्लर्गी के लोग कोई भी टैक्स जो है वो सरकार को नहीं देंगे।
इस चीज़ से उन्हें जो था एग्जेम्पशन था। पार्ट है आपका सेकेंड स्टेट और नोबिलिटी। द सेकेंड स्टेट मेंटेन मेनी ऑफ देयर एंशिएंट राइट। जो नोबिलिटी के लोग थे उनके पास भी कुछ अधिकार थे जो काफ़ी सालों से उनको दिए जा रहे थे। देयर प्रिविलेजेस वर डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोविंसेस। तो नोबिलिटी के लोगों को जो भी प्रिविलेजेस या राइट्स मिल रहे हैं वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि फ्रांस उस टाइम पे 36 पार्ट्स में डिवाइड था ना, तो हर पार्ट में जो उनके पास प्रिविलेजेस रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, बट ऑल ऑफ देम वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टैक्स बर्डन। और नोबिलिटी के लोगों पर भी ज़्यादातर कोई टैक्स का बर्डन नहीं था। द नोबिलिटी ऑफ द स्वॉर्ड वॉज अ हेरिडिटरी कास्ट। और जो नॉबल्स वो लोग बन रहे थे वो हेरिडिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग था, यानी कि कोई और पर्सन उस क्लास में एंटर नहीं कर सकता। आप का जो कास्ट रहेगा, आपकी जो क्लास रहेगी वो हेरिडिटरी बेसिस पे ही डिसाइड होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले के टाइम में ना जितने भी फ्यूडल लॉर्ड थे, यानी कि जितने भी ज़मींदार थे, वही सब नोबिलिटी में ऐड हुए। और किंग जो थे काफ़ी उन्हें फेवर करते थे। कोई भी पॉलिसी वगैरह बनती थी तो उनसे कंसल्ट किया जाता था और उन लोगों पे टैक्सेस काफ़ी कम रहते थे। और जो जितने भी नोबल लोग थे वो काफ़ी लग्जूरियस लाइफ, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे उस टाइम पर। सी पार्ट है थर्ड स्टेट और कॉमनर्स। अबाउट 94% ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिलोंग टू द थर्ड स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन थर्ड स्टेट यानी कॉमन पर्सनस की थी, जो पीसेंट क्लास थी वहाँ पर। तो कॉमनर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ स्पेशल राइट। कोई भी स्पेशल राइट नहीं था इस क्लास के लोगों के पास। दिस क्लास सफर्ड फ्रॉम ग्रॉस इनइक्वालिटी। इन लोगों के साथ बहुत इनइक्वल ट्रीटमेंट होता था। ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ये लोग सामाजिक और आर्थिक तौर पर काफ़ी बुरी कंडीशन में थे। ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर ऑक्यूपाइड बाय द मिडिल क्लास। तो जितनी भी हायर पोस्ट है वो सारी की सारी नॉबल्स और क्लर्गीज के पास में थी। बाकी जितनी पोस्ट थी उस एरिया में वो सारी की सारी मिडिल क्लास को दी गई थी, यानी कि कॉमनर्स को। ड्यू टू द फ्यूडल सेटअप, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी एंड एबिलिटीज, दिस मिडिल क्लास वाज डिप्राइव्ड ऑफ प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। अब उस टाइम पर फ्रांस के अंदर फ्यूडल सेटअप था, यानी कि फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे जिनके हाथ में सारी पावर रहती थी। अब जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, मेन एग्रीकल्चर काम वो कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, एबिलिटी है, बट फिर भी उन्हें कोई भी रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज नहीं दी जाती थी। पीसेंट्री वॉज अ लास्ट सेक्शन। और पीसेंट्स का जो पॉपुलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा था। 9/10 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज पीसेंट्री। तो हम ये कह सकते हैं 90% ऑफ वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी, जो लोअर क्लास के थे लोग, वो पीसेंट ही थे। फ्रांस का टैक्स का जो बर्डन था वो इन लोगों पर डाला गया था। एन ऑर्डनरी फार्मर लिव्ड ऑन अ वर्ज ऑफ स्टार्वेशन। तो जो वहाँ पे फार्मर्स थे वो भूखमरी की कंडीशन पे जी रहे थे, उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। अ पीसेंट हैड टू वर्क ऑन द लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। इतनी बुरी कंडीशन थी कि सुबह से लेकर शाम तक वो लैंडलॉर्ड के लैंड में काम करते थे। उनकी खुद की लैंड्स भी नहीं थी, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनसे टैक्स जो था वो लिया जा रहा था। तो ये कह सकते हैं जो थर्ड स्टेट थे, जो कॉमनर्स थे, उनकी काफ़ी बुरी कंडीशंस थी उस टाइम पर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फाइनेंशियल क्राइसिस, द इमीडिएट कॉजेस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी उसका जो भी कर्जा था वो इंक्रीज होता जा रहा था। सो इसीलिए ज़रूरत थी कि किंग टाइम रहते जो हैं एक फिजिकल रिफॉर्म्स लेके आए, सो दैट उनके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व आउट हो सकें। तो उस टाइम पर किंग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की, तो उन्होंने स्टेट जनरल की एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो लोग हैं उन पर टैक्सेस इंक्रीज़ किए जाएंगे, बट यहाँ पर टैक्सेस जो हैं वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वालों पर नहीं किए जाएंगे, थर्ड स्टेट वाले लोगों के टैक्सेस जो है इंक्रीज किए जाएंगे। इफ़ पीपल आर प्रॉस्पेरस दे आर इंक्लाइंड टॉलरेट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर लोग जो है किसी भी स्टेट के अंदर बहुत खुश हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार कितनी करप्ट है। अदर हैंड इफ़ देयर बेलीज आर एम्प्टी दे विल जस्ट एज रेडिली टर्न अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ अगर लोग गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो किसी भी सरकार के खिलाफ जो है अंगेंस्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंच अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी भी कंडीशन ऐसी ही थी, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो इंटेलिजेंटली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे थे। जो टैक्स भी लगाए गए थे वो पीसेंट क्लास पे लगाए गए थे, और जो सॉल्यूशन निकाला गया दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो जिसकी वजह से 1774 से लेके 1789 में नेशनल डेट है, यानी फ्रांस कंट्री का जो कर्जा है वो 3 गुना इंक्रीज हो गया। गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई बजट नहीं बनाया, किस तरीके से उन्होंने पैसा जो है यूज़ करना है उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की। फास्टली वो पैसे को यूज़ करते जा रहे थे, जिसकी वजह से इमीडिएट कॉजेस क्या निकलते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं गवर्नमेंट से, और जो वहाँ के पीसेंट क्लास है, जो कॉमन क्लास है, वो रिवोल्ट कर देते हैं किंग के खिलाफ। आपकी हेडिंग आएगी इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रांस में क्रांति हुई है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है वहाँ पर। सबसे पहला है अ डेथ ब्लो टू द ओल्ड मोनार्की। जिस तरीके से किंग अपनी पावर को यूज़ कर रहे थे 100% एब्सोल्यूट तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए,
उस चीज का वहां पर एंड हो चुका था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड विद द स्लोगन ऑफ डाउन विद लुइस 16। With his first 4 years of revolution, its leaders abolished monarchy in France and executed Louis XVI in 1793. So फ्रेंच रेवोल्यूशन में मेन स्लोगन क्या था कि हमें जो है किंग लुइस 16 नहीं चाहिए। और जैसे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है वहाँ पे मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया जाता है, यानी किंग क्वीन वाला सिस्टम जो है उसे ख़त्म किया जाता है और जो लुइस 16 है उसे एग्जीक्यूट यानी मरवा दिया जाता है 1793 में। पीपल एवरीवेयर हैड बिकम द एनिमीज ऑफ मोनार्की। तो फ्रांस के लोग जो है मोनार्की सिस्टम के टोटली अगेंस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी सरकार आनी चाहिए, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद वोट डालकर चुनेंगे, मोनार्की सिस्टम जो है वो फ्रांस के अंदर अब नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है आइडियल ऑफ इक्वालिटी। जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है वहाँ पे मेन प्रिंसिपल जो फॉलो किया जाता है वो है इक्वालिटी, कि सब लोगों को इक्वल जो है समझा जाएगा, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द फ्रेंच रेवोल्यूशन asserted दैट ऑल मैन वर इक्वल बिफोर लॉ। कानून की नज़रों में सब बराबर होंगे। देयर वॉज एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रिविलेजेस। किसी भी संस्था किसी भी पर्सन को स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, ना उसके बर्थ के बेसिस पे, ना उसके वेल्थ यानी पैसे के बेसिस पे। नाउ अ कॉमनर कुड बी एन आर्मी ऑफिसर और इवन अ पुअर मैन अ बिशॉप। अब कोई भी कॉमनर जो है आर्मी ऑफिसर बन सकता है और साथ के साथ अगर वो चाहे चर्च का बिशॉप यानी फादर बनना वो भी बन सकता है। अब यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि कोई एक पर्सन जो है जो कॉमनर है वो किसी क्लास में एंटर हो सकता है या फिर नहीं। इक्वालिटी मेंटेन की जाएगी फ्रांस के अंदर। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिलता है फ्रांस सोसाइटी में। थर्ड पॉइंट है आइडल ऑफ लिबर्टी। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो साथ के साथ वहाँ पर बात की जाती है लिबर्टी यानी फ्रीडम की, कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन में ये लिखा गया है कि हर एक पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें कोई भी नहीं रोकेगा उनके व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। फ्रांस बिकम अ स्पोक्समैन ऑफ द ह्यूमन रेस एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी बिकम द वॉचवर्ड ऑफ ऑल द रेवोल्यूशनरीज। कि जितने भी क्रांतिकारी थे उनकी यही डिमांड थी, हमें जो है आज़ादी मिलनी चाहिए अपने बात कहने की, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये सबको दी भी गई। फोर्थ पॉइंट है बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म। The French Revolution asserted the principle of nationality. Prior to French Revolution, the loyalty of the nobles and the love of the people for the king. So French Revolution से पहले लोग जो थे वो किंग को लॉयल थे, किंग को वफादार थे। उनकी जो भी कंट्री है, जो भी कानून है, वो हमेशा रिस्पेक्ट करते थे कि किंग ने उसे बनाया है, हमें जो है उसे फॉलो करना है। जो भी उनकी देशभक्ति थी वो सारी की सारी किंग से ही रिलेटेड थी। बट जैसे ही यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है उसके बाद 1792 डिक्लेरेशन में ये बोला जाता है कि हमारी अगर फादरलैंड डेंजर में होगी, कल को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सारे जो कंट्री के लोग हैं यूनाइट होकर अपने एनिमी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। यानी कि जो नेशनलिज्म की भावना है अपने देश को लेकर वो जाग चुकी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द रेवोल्यूशन टू फ्रांस वॉज यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द पीपल। यानी कंट्री के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए एक जैसे कानून बनेंगे, जो भी संस्थाएं होंगी वो एक जैसे काम करेंगे पूरे कंट्री के सिटीजन्स के लिए। फ्रांस बिकम अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिट विद अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यानी कि एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होगा वो बनाया जाएगा पूरे फ्रांस के लिए। एक ही तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वर्क करेगा। एंड यूनिफाइड बॉडी ऑफ लॉ, यानी कोर्ट्स भी एक तरीके से जस्टिस देंगे लोगों को। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट रहता था, बट जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई पूरे सिस्टम को यूनिफाइड कर दिया गया पूरे फ्रांस में। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ पॉइंट है करियर ओपन टू टैलेंट। बिफोर द रेवोल्यूशन द यूरोपियन सोसाइटी वॉज मोर और लेस ऑर्थोडॉक्स इन नेचर। रेवोल्यूशन से पहले जितने भी नोबल्स हैं, क्लर्गी हैं, वो लोग कंट्रोल करते थे सोसाइटी को। लोग जो थे बहुत ही ऑर्थोडॉक्स पिछली सोच वाले थे, नैरो माइंडेड थे। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस। 3 मेन क्लासेस थी, क्लर्गी, नोबल्स, कॉमनर्स, ईच हैविंग डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर क्लास की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। द रेवोल्यूशन चेंज्ड एवरीथिंग एंड henceforth करियर ओपन टू टैलेंट एंड बिकम द मोटो ऑफ गवर्नमेंट एवरीवेयर। रेवोल्यूशन के बाद हर चीज़ जो है वो ओपन कर दी गई हर क्लास के लिए। अगर आप में टैलेंट है तो आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी जॉब जो है वो एक्वायर कर सकते हो। आज के बाद कोई भी क्लासेस के बेसिस पे प्रिविलेजेस या स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाएंगे फ्रांस के अंदर। 7th पॉइंट है अटेनमेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन। द ग्रेटेस्ट ट्रिम्फ ऑफ द रेवोल्यूशन वॉज द अटेनमेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन। की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जितने भी और धर्म है उसको लेकर वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हो गई। दूसरे धर्मों के लोगों को भी उनकी एक्टिविटीज़ करने की फ्रीडम मिल गई। फ्रांस कैन इवन गिव फुल सिविल राइट टू ज्यूज
इवन जो उस कंट्री में ज्यूज रह रहे थे उनको भी अपना धर्म अपनाने का जो है, अपनी एक्टिविटीज करने का राइट दिया गया। एक पॉइंट है स्टिमुलस टू ह्यूमैनिटेरियनिज्म, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों के भले के लिए सोचने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया कि आपने लोगों के भले के लिए काम करना है। सो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, लाइक जो स्लेवरी थी, गुलामी, उसको अबॉलिश किया गया। जो जनरल मासेज है उनके लिए बेस्ट पॉलिसीज़ निकाली गई सो दैट उनका वेलफेयर हो सके। द पीपल स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी फॉर सोशल वेलफेयर। समाज के भले के लिए जो जितने भी नॉबल्स है, क्लर्गी है, उन लोगों ने पैसा जो है यूज़ करना स्टार्ट किया। द गवर्नमेंट ऑल्सो पास्ड मेनी लॉज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल इन जनरल। 9th पॉइंट है ट्रेडिशन ऑफ पॉपुलर अपसर्ज एंड वायलेंस। फ्रांस के अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसमें जो भी लोगों ने आवाज़ उठाई, जो वायलेंस किया और मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार जो है उसको सेटअप किया, लिबर्टी इक्वालिटी की बात कही। फिर बाद में जाकर लोगों ने उसी से इंस्पायर्ड होकर जितनी भी आगे रेवोल्यूशंस की हैं उससे आइडियाज़ लिए, जैसे कि जो बहुत सारे लीडर्स हैं, मजीनी, गैरीबाल्डी, उन लोगों ने वहाँ से इंस्पिरेशन लिया फ्रेंच लीडर्स से, और देन वहाँ पर रेवोल्यूशंस किया ताकि सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जा सके। लास्ट आपका 10th पॉइंट है लेगेसी ऑफ कम्युनिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो लेफ्ट द लेगेसी ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों के भले के लिए काम करती है। उसके अंदर जो रिच और पुअर का गैप होता है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। सारी पावर जो है गवर्नमेंट के हाथ में रहती है और गवर्नमेंट को लोग ही वहाँ पर चूज़ करते हैं। तो यानी कि जो कम्युनिज्म सरकार है उसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं लेगेसी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन द कम्युनिस्ट आइडिया केप्ट कमिंग टू द पॉइंट। स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड वर अबॉलिश्ड। जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे उस टाइम पर, ज़मींदार जो थे, उनकी ज़मीनें जो हैं वो उनसे छीन ली गई, अबॉलिश किया इस सिस्टम को, और वो जो लैंड है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया किसानों के बीच में। सोशल इनइक्वालिटी, जो भी समाज में इनइक्वालिटी थी उसको ख़त्म किया गया। क्लास डिस्टिंक्शन, जिसमें क्लासेस बनाई हुई थी, वो सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। और जो हाई पोस्ट थे उसको ओपन रखा गया कि अगर आप में टैलेंट है आप हायर पोस्ट ले सकते हो, चाहे आप किसी भी क्लास के पर्सन हो। ट्रेड एंड इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो कम्युनाइज्ड, यानी कि जो ट्रेड और इंडस्ट्री है वो भी किसके हाथ में रहेगी, सरकार के। और कोई भी एक पर्सन जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकता। लोग जो है मिलकर कानून बनाएंगे फ्रांस की कंट्री के लिए। जो कम्युनिज्म सरकार की लेगेसी है, कि यानी कम्युनिज्म ऐसी सरकार जिसमें लोगों के भले के लिए काम किया जाता है, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट related to this video or syllabus, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.